Hello students, here I am with the chapter in continuation with Age of Industrialization. Welcome to my channel. Industrialization in the colonies. What is the meaning of this topic? कॉलोनीज की जो हम बात कर रहे हैं, मतलब वो कॉलोनीज जो जहां पे ब्रिटिशर्स ने जो वीक कंट्रीज जिनको अपने कंट्रोल में लिया था, हम उन कॉलोनीज की बात कर रही हैं. डोंट मिसअंडरस्टैंड that we are talking about the colonies जो जो ये आपकी colonies नहीं, we are talking about the weaker nations taken over by the stronger nations, not only Britain but France, Spain, Denmark, Portugal. इन लोगों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने जो खुद स्ट्रांग हो गए थे, इन्होंने दूसरे कमजोर देशों को अपने अंडर किया. नाउ द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज. हम अब इसमें इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया एंड अराउंड एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री. सिल्क एंड कॉटन गुड्स जो हैं फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल मार्केट्स. मतलब इंडिया से सिल्क और कॉटन जो है वो जाता था इंटरनेशनल मार्केट में. कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस्ड इन मेनी कंट्रीज. कोर्सर कॉटन का मतलब है जैसे खादी होता है, बहुत सारी कंट्रीज में प्रोड्यूस होता था, बट फाइन वैरायटी जो है वो इंडिया में ही होती थी. बहुत अच्छी कॉटन होती थी हमारी कंट्री की, होती थी नहीं, होती है. अरेबियन एंड पर्शियन मर्चेंट जो है पंजाब से लेकर जाते थे अफगानिस्तान तक, फिर ईस्टर्न पर्शिया तक. और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इफ आर नेबरिंग कंट्रीज जो हैं ये आपस में लड़ने की जगह अगर हम लोग थोड़ा सा यूनाइट होते तो लैंड रूट हमारे अफगानिस्तान तक बहुत इजीली हमारा कैरी हो सकता है. तो इधर पंजाब से अफगानिस्तान तक जाता था, ईस्टर्न पर्शिया, सेंट्रल एशिया तक. बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरिड ऑन कैमल्स बैक. मतलब ये कैमल्स बैक में, और सिल्क रूट वगैरह का नाम जो आपने सुना होगा, तो ये बेल्स ऑफ फाइन दे वर कैरीड ऑन कैमल्स बैक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात हो रही है. उस समय पाकिस्तान जो था वो था ही नहीं, हमारे इंडिया का ही हिस्सा था. तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो एरिया जो पाकिस्तान जो इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर है उसकी बात हो रही है, जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान बिलोंग करते थे. थ्रू माउंटेन पासेस एंड अक्रॉस डेजर्ट. तो वहां से लेके ये मर्चेंट जो है वो लेकर जाते थे. और वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेट होता था प्री कॉलोनियल पोर्ट्स में. सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया. और सूरत ने गुजरात कोस्ट में किसको कनेक्ट किया? इंडिया को गल्फ और रेड सी पोर्ट से कनेक्ट किया. मासुलीपट्टनम. मासुलीपट्टनम क्या जगह है? मासुलीपट्टनम पौंडीचेरी. मासुलीपट्टनम जो था वो फ्रेंच के अंडर था. तो मासुलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट पे एंड हुगली इन बंगाल ट्रेड लिंक जो थे इनके साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ थे. साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ इनके सबके ट्रेड थे. तो उस समय सी ट्रेड भी हमारा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था उस समय, सी ट्रेड. और ये इस तरीके से, तो वेराइटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स इस पूरे ट्रेड में इन्वॉल्व थे. मतलब उनका काफी पैसा लगा हुआ था और काफी फाइनेंस करते थे वो. एंड फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स, सप्लाइंग एक्सपोर्टर्स, ये सारा जो है वो उनका बहुत सारे बैंकर्स इन्वॉल्व थे. और इधर मैं आपको बता दूं, ये स्टैंडर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह ऐसे नहीं बैंक्स थे कोई उस समय. उस समय प्राइवेट बैंकर्स थे जिनके पास मनी था, वो ट्रेड को फाइनेंस करते थे और इंटरेस्ट लेते थे बदले में. तो जैसे अगर आप कहें तो मनी लेंडर का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, थोड़ा बिगर वर्जन. तो फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर. सप्लाई मर्चेंट्स लिंक करते थे पोर्ट टाउन्स को इनलैंड रीजन से. वो एडवांसेस देते थे वीवर को, जो सप्लाई मर्चेंट थे, जो मैंने आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बात बताई थी. वो एडवांसेस देते थे वीवर्स को और प्रोक्योर करते थे वुवन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग विलेजेस. कैरी करते थे सप्लाई पोर्ट्स तक. एट द पोर्ट बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स जो है, दे हैड ब्रोकर्स जो नेगोशिएट करते थे प्राइस को और गुड्स उनसे खरीदते थे. मतलब ये चेन है, ये आप देखिए सप्लाई चेन. सप्लाई मर्चेंट पोर्ट टाउन से लिंक करते थे, एडवांसेस देते थे वीवर्स को, जो वीवर्स काम करते थे हाथ का. प्रोक्योर्ड द वुवन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग, मतलब वहां से वीवर से लेते थे वो
सप्लाई कैरी करते थे पोर्ट्स तक। पोर्ट में बिग शिपर्स एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स, उनके पास ब्रोकर्स थे जो नेगोशिएट करते थे प्राइस एंड बॉट गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट जो ऑपरेट करते थे। तो इस तरीके से ये पूरी सप्लाई चेन जो है वो इस तरीके से ये चला करती थी। एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दो ये पूरी इंट्रोडक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। बाय 1750s दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगा। 1750 से ये ब्रेक डाउन क्यों होने लगा? अगर आपको याद हो 1750 में आपने मिडिल क्लासेस में पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। यूरोपियन कंपनीज ने पावर गेन कर ली थी, वो इंडिया के अंदर एंटर हो चुके थे। बहुत होने को तो वो पहले ही आ गए थे, जहांगीर के टाइम पे आ गए थे। 1750 से उनका कंट्रोल स्टार्ट हो गया था और सबसे पहले उन्होंने लोकल कोर्ट से कंसेशन लिए, देन उनको ट्रेड में राइट मिल गया। वो आए क्या थे, वो प्लीड करते हुए आए थे कि प्लीज हमें ट्रेडिंग राइट दे दो। हमारे अपने जो राजा थे, मुगल एम्परर्स थे, उनको ये लगा कि ठीक है ट्रेडिंग राइट ही तो मांग रहे हैं, ठीक है हमारा भी नाम होगा, उन्होंने उनको दे दिए। और इस तरीके से जो हमारे अपने ट्रेडर्स हैं, हमारे अपने आर्टिजन्स हैं, हमारे वीवर्स हैं, सबको नुकसान हुआ, जो आप अभी पढ़ेंगे। तो यूरोपियन कंपनीज गेन पावर, सिक्योर किए कंसेशन, देन एंड इट रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत एंड हुगली। सूरत और हुगली के बारे में कहा जाता है ये इतने चहल पहल वाले पोर्ट्स थे कि मतलब इस पे एक्सपोर्ट चलता ही रहता था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद बिल्कुल उजड़ गए ये पोर्ट्स। एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस पोर्ट ये एकदम से ड्रामेटिकली डाउन हो गया एंड बिल्कुल खत्म हो गया। फाइनेंस ट्रेडर्स डाइंग अप हो गया बिल्कुल। लोकल बैंकर्स बैंकरप्ट हो गए। मैंने कहा ना आपको, ब्रिटिशर्स आ गए, सारा कैप्चर कर लिया उन्होंने इन द लास्ट ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी। एंड बिल्कुल 17th सेंचुरी के लास्ट में ग्रॉस वैल्यू है जो ट्रेड की, वो सूरत से पहले वो 16 मिलियन थी, बाय 1740 3 मिलियन तक हो गई। आप देखिए कितना डाउनफॉल आया। ये जो शो कर रहा है कि वाई सूरत। नाउ वाई सूरत हुगली एंड हुगली डिक्लेयर्ड, उसकी जगह जो रूट्स थे, जो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड फ्रॉम सूरत टू हुगली, सूरत एंड हुगली। बॉम्बे एंड कलकत्ता डेवलप हो गया। ये जो शिप्स थी फ्रॉम ओल्ड टू न्यू पोर्ट, ये इंडिकेटर था ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। 1 मार्क में भी आ सकता है ये, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। द डिके ऑफ सूरत एंड हुगली और बॉम्बे और कलकत्ता का डेवलप होना, ये एक न्यू ट्रेड का ये इंडिकेटर है। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। यूरोपियन शिप्स कैरी ऑन करती थी, वाइल मेनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स हो गए। जो सरवाइव हुए दे हैड टू ऑपरेट विद इन द नेटवर्क जो यूरोपियन कंपनीज दे दिया था। मतलब कि यूरोपियन बहुत सारे ट्रेडिंग हाउसेस तो बिल्कुल खत्म हो गए। जो सरवाइव कर रहे थे वो उनको कंपनीज के, यूरोपियन कंपनीज के इशारे पर चलना होता था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने जो अभी तक जो हमने किया, इसमें अभी तक जो किया उसको मैं समराइज करके बता देती हूँ दैट आई इन दिस टॉपिक वी हैव डन कि इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा, इंडियन बैंकर्स इंडिया की सप्लाई चेन से अच्छा थ्राइव कर रहा था। पोर्ट्स बहुत काम कर रहे थे, बट सूरत और हुगली जो थे वो धीरे धीरे करके, लेकिन उनका डाउनफॉल हो गया। एंड उनके डाउनफॉल का रीजन जो था वो यूरोपियन कंपनीज का, देखिए इसमें ब्रिटिशर्स नाम नहीं हो रहा, यूरोपियन कंपनीज, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, ये सारी यूरोपियन कंपनीज थी जो आ गई थी और इनके आने से डाउनफॉल हो गया। अब वीवर्स का क्या हुआ बेचारों का? आप देखिए वीवर्स के साथ भी क्या चालाकी करी यूरोपियन कंपनीज है, वो आप देखिएगा। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर आफ्टर 1760 डिड नॉट इनिशियली लेड टू डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। आप देखिए एकदम नहीं डिक्लाइन हुआ। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज अभी एक्सपैंड नहीं हुई थी। इंडिया की फाइन टेक्सटाइल अभी भी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड में थी। कंपनी जो है वो बहुत, उसको इंटरेस्ट था यूरोपियन कंपनीज को टू एक्सपैंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया, कि वो सारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है अपने कैप्चर कर लें। जो इंडियन ट्रेडर्स के पास है उनसे छीन के
वो कैप्चर कर लें। और उसके लिए उनकी प्लानिंग क्या थी वो अभी आप सुनेंगे, और आप खुद भी इसके लिए काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि उनकी प्लानिंग क्या थी। बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक 1760s 1750s में, आपको याद होगा बैटल ऑफ प्लासी था, बंगाल की पॉलिटिकल पावर उनके पास आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत डिफिकल्टी हुई टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब ये देखिए उनको डिफिकल्टी हुई कि वो रेगुलर सप्लाई कैसे करें। द फ्रेंच दे फाउंड, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई। देखिए बिफोर एस्टैब्लिशिंग, दोबारा से मैं आपको ये लाइन आपको समझा देती हूँ। बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी, उनको डिफिकल्टी हो रही थी कि एक रेगुलर सप्लाई उनको मिलती रहे एक्सपोर्ट के लिए। एंड दे फ्रेंच, डच, पुर्तगीज एज वेल एज लोकल ट्रेडर्स, ये सब कॉम्पीट कर रहे थे। किस लिए? कि वुवेन क्लोथ, मतलब वो एकदम ऐसे इंतजार में थे कि जो वीवर क्लॉथ बना रहा है, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सब वो कैप्चर कर लें। अब कैसे करें? सो द वीवर एंड सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। नेशनलिज्म वाली बात नहीं थी, अब वीवर के पास पावर थोड़ी हो गई थी। आप ये देखिए अभी वीवर के पास पावर है, सप्लाई मर्चेंट के पास ही पावर है, जो उन्हें ज्यादा पैसे देते थे वो दे देते थे उनको। इन देयर लेटर्स बैक टू लंदन, कंपनी ऑफिशियल्स कंप्लेन करते थे कि डिफिकल्टीज ऑफ सप्लाई एंड हाई प्राइसेस। हाउएवर, एक बार अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर अपने कब्जे में कर ली उन्होंने, इट कुड असर्ट अ मोनोपोली राइट टू ट्रेड। अब उन्होंने इंडियंस को तो बाहर करा, अपने पास पूरी मोनोपोली उन्होंने रख ली। इट प्रोसीडेड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल दैट वुड एलिमिनेट कंपटीशन। उन्होंने एक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बनाया, कंट्रोल बनाया अपने लिए, कंपटीशन कम हो गया उससे, कॉस्ट कंट्रोल हो गई, रेगुलर सप्लाई उनको मिलने लगी कॉटन एंड सिल्क गुड्स की। और वो कैसे किया उन्होंने? वो उन्होंने जैसे किया, डेवलप किया, वो उसके स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप कैसे उन्होंने ट्रेड कंट्रोल लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स, जो क्लॉथ, उनको सबको हटा दिया। डायरेक्ट कंट्रोल वीवर के साथ उन्होंने बना लिया। और उन्होंने वीवर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने के लिए एक गमस्था अपॉइंट किया। गमस्था मींस एक मिडलमैन, जो वीवर को सुपरवाइज करता था, सप्लाई कलेक्ट करता था, क्वालिटी को देखता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को उसकी बिल्कुल भी उनको नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने गमस्था को अपॉइंट किया। इनिशियली गमस्था वाज वेरी हैप्पी कि वो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहा है। बाद में आप देखेंगे कैसे गमस्था को भी उन्होंने बाहर कर दिया था। सेकेंड, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद बायर्स। उन्होंने, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स कि वो बायर के साथ डील करें। उन्होंने वीवर को बिल्कुल कि वो बायर के साथ डीलिंग नहीं रखेंगे। और कैसे किया उन्होंने? उनको खुद एडवांस पेमेंट देनी शुरू कर दी, अपने आप एडवांस पेमेंट देते थे वो उनको, और ऑर्डर प्लेस करते थे। एंड द वीवर वर गिवन लोन कि वो रॉ मटेरियल परचेज करें उनके लिए। दोज हु टुक लोन had to hand over the cloth they produced to Gamastha only. Gamasthas were appointed, जैसे मैंने आपको बताया, by the East India Company themselves. They could not take any other order. तो वीवर बन गया। और इनिशियली वीवर वॉज वेरी हैप्पी। आप देखिए इनिशियली वीवर वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसको पैसा एडवांस में मिल रहा था, उसको ये चालाकियां नहीं पता थी इनकी। एज लोन्स फ्लोड इन, डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपैंडेड, वीवर जो हैं वो बहुत खुश होने लगे, एडवांसेस को देखने लगे, होपिंग टू अर्न मोर। मैनी वीवर्स, इनके छोटे छोटे प्लॉट्स थे लैंड के, जो कल्टीवेट करते थे along with weaving, and the produce from this took care of their family need. Now they had to lease out the land. अब उन्होंने क्या किया? मतलब उनको खुशी हो गई कि भी उनको पैसा मिल रहा है, उन्होंने क्या किया? अपनी लैंड जो है वो आगे उन्होंने लीज पे दे दी, किराए पे दे दी उन्होंने। एंड वीविंग को उन्होंने मेन ऑक्यूपेशन बना लिया। वीविंग इनफैक्ट रिक्वायर्ड द लेबर ऑफ द एंटायर फैमिली। बच्चे भी एंगेज होने लगे, विमेन भी एंगेज होने लगी, अलग अलग वो प्रोडक्शन प्रोसेस में।
तो ये इफेक्ट हुआ वीवर की लाइफ के ऊपर। अभी तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है जो आप देख रहे हैं, लेकिन आगे नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा, कैसे वीवर को उन्होंने दबा दिया। सुन आगे अब आप देखेंगे कि वो नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। Soon, in many weaving villages, there were reports of clashes. अब वीवर और गमस्ता के बीच में क्लैशेस होने लगे। पहले सप्लाई मर्चेंट्स हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद वीविंग विलेजेस, उनकी अच्छी रिलेशनशिप थी, अच्छे रिश्ते थे। अब गमस्ता डोमिनेटिंग हो गया, पावरफुल हो गया वो। पर अब गमस्ता जो थे वो आउटसाइडर थे, उनका गांव के साथ कोई लिंक नहीं था। एरोगेंटली वो एक्ट करते थे, विलेजेस में अंदर जाते थे सिपॉइस के साथ में, पनिश करते थे वीवर्स को, उनको मारते थे उनसे जबरदस्ती। एंड वीवर्स को के पास इस तरीके से पूरा गमस्ता का कंट्रोल वीवर के ऊपर हो गया। और वी गमस्ता को किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी कि इस तरीके से वो वीवर्स के, एंड द वीवर्स लॉस द स्पेस ऑफ बार्गेनिंग, एंड उनको किसी को नहीं, केवल कंपनी को, और धीरे धीरे करके उनको बार्गेनिंग की स्पेस जो है वो उनकी खत्म हो गई, और उनको ब्रिटिश कंपनी को वो देना पड़ा। एंड लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी, क्योंकि उन्होंने उनसे लोन लिए थे, और लोन लेकर अब उनको लो प्राइस में बेचना पड़ा। इन मेनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, वीवर्स डेजर्टेड विलेजेस एंड माइग्रेट। गमस्तास के डर से वीवर ने गांव छोड़ दिए कि वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें पैसा, कॉस्ट भी नहीं मिलती थी उनकी, प्रॉफिट तो दूर की बात है। एंड सेटिंग अप लूम्स इन अदर विलेजेस, जहां से उनके कुछ फैमिली रिलेशंस थे। कर्नाटक और बंगाल से क्यों भाग गए वो? क्योंकि कर्नाटक बंगाल ब्रिटिशर्स के अंडर था। और दूसरी जगह वीवर्स अलोंग विद द विलेज ट्रेडर्स रिवोल्टेड, अपोज किया कंपनी ऑफिशियल का। मैनी वीवर्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोन नहीं लेंगे, एंड उन्होंने अपनी वर्कशॉप जो है वो बंद कर दी। एंड द लेकिन बाय 19th सेंचुरी दे कॉटन वीवर्स फेस्ड अनदर प्रॉब्लम, और वो क्या थी वो आप अगले पेज टॉपिक में पढ़ रहे हैं, सब टॉपिक में, सॉरी, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब इन 1772 हेनरी पुटेलो, कंपनी ऑफिशियल था, had ventured to say that demand for Indian textile कभी कम नहीं हुई, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी कोई नहीं प्रोड्यूस करता था। तो बाय द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द इट वाज वी सी के बिगनिंग ये लॉन्ग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था। इन 1811 पीस गुड अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, एंड इट वाज नो मोर देन 3%। क्यों हुआ था ये? इसकी इम्प्लीकेशन क्या थी? मतलब इंडियन टेक्सटाइल की देखिए सब जगह जरूरत थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडियन टेक्सटाइल की। इट वॉज वेरी मच इन डिमांड इंडियन टेक्सटाइल। ये हेनरी पटेलो ने कहा था, ये 1 मार्क में आपको आ सकता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नाउ व्हाई डिड दिस थिंग हैपन, व्हाट वर इट्स इम्प्लीकेशन? ऐसा हुआ क्यों था? मैनचेस्टर का मतलब क्या है? मैनचेस्टर मतलब है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। वाइड एस कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो हैं वो, उनको डर था कि वरिंग अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि वो इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए जो कॉटन टेक्सटाइल, सो दैट मैनचेस्टर गुड्स कुड सेल इन ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन। एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परसुएट किया कि वो टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल, एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली। मतलब ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया, और ब्रिटिश का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। एंड at the end of the this century, 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods into India. कोई import नहीं हुआ। By 1850, cotton piece goods constituted about 31% of the value of Indian import, and by 1870s figure 50% हो गई। कॉटन वीवर्स इंडिया में दो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वो क्या थी वो दो प्रॉब्लम जो कॉटन वीवर फेस कर रहे थे? एक्सपोर्ट, उनका एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गया, लोकल मार्केट बिल्कुल उनकी श्रिंक हो गई, मतलब जहां पे वो बेचते थे लोकल मार्केट वो श्रिंक हो गई, एंड बीइंग ग्लटेड विद मैनचेस्टर, क्योंकि वहां पे
लोकल मार्केट में क्या आ गया था, मैनचेस्टर से गुड्स, ब्रिटेन से गुड्स आ गए थे जो प्रोड्यूस होते थे मशीन से, कॉस्ट कम होती थी। इंपोर्टेड कॉटन गुड्स वर सो चीप दैट वीवर्स कुड नॉट इजीली कॉम्पीट विद देम। By 1850s, report from the most weaving regions of India ये स्टोरीज नरेट करती थी डिक्लाइन डेसोलेशन की। एंड बाय 1860s ये द वीवर्स को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, दे कुड नॉट गेट इफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। क्योंकि सारी जो गुड क्वालिटी कॉटन थी वो तो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, इसलिए उनको मिलती नहीं थी वो कॉटन। सिविल वॉर हो गया, अमेरिका तक सप्लाई होने लगी, एंड from US were cut off, Britain turned to India. अब raw cotton export from India increased, prices एकदम से increase हो गए, weavers in India उनको वो cotton मिल ही नहीं रही थी, और इस तरीके से उनको अपने ही देश में अपनी ही cotton के लिए ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा था। By the end of the 19th century, weavers and other craft persons उनको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फैक्ट्रीज इन इंडिया began production, फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन मेड गुड्स, जो ब्रिटिशर्स के। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि ये टॉपिक में कैसे ब्रिटिशर्स ने सारा ट्रेड अपने अंडर टेक ओवर कर लिया था। सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करिएगा, लाइक